से तैयार चाहिए। जी Allora che sono un po' perché कैमरा खुद ही टेढ़ा किया है। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट एनीवन can raise his or her hand and let me know if my voice is clear. जी अहमद शाह आप बता दें। जी अहमद शाह आप बता दें मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर ठीक है आपकी बात। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके अच्छा जी, हम लोगों ने कल वाले जो डिस्कशन थी उसको कंटिन्यू करना है और इस डिस्कशन के बाद हम चैप्टर नंबर 1 को एक्यूमुलेट मतलब करने की पोजीशन में आ जाएंगे। ऑफ कोर्स चैप्टर नंबर 1 जो है उसके अंदर बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, कुछ हमने पहले डिस्कस की, मैंने आपको इधर से कहा भी है पढ़ने के लिए, कुछ चीज़ें और इसमें आ जाएंगी वो भी डिस्कस करेंगे। कल हमारी जो डिस्कशन हुई थी हमने ये कहा था कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी गिव एंड टेक होते हैं वो या एसेट होते हैं या एक्सपेंस होते हैं या वो लायबिलिटी होते हैं या वो कैपिटल या इक्विटी होते हैं और या वो रेवेन्यू सेल या इनकम होते हैं। रेवेन्यू सेल इनकम एक ही चीज के अल्टरनेटिव नेम है, फिलहाल आप ये समझें, ठीक है। तो परसों वाली जो डिस्कशन थी जिसके अंदर मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करके उस ट्रांजैक्शन में से गिव एंड टेक ढूंढने की कोशिश की, आज हम उन्हीं ट्रांजैक्शन में से गिव एंड टेक ढूंढने की बजाय एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस या इक्विटी ढूंढने की कोशिश करेंगे और अपनी डेबिट क्रेडिट वाली अंडरस्टैंडिंग जो फिलहाल हमने जोड़ी हुई है इंक्रीज और डिक्रीज के साथ, उसको अब हम जोड़ देंगे एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस और इक्विटी के साथ। आपने कल ऑब्जर्व किया कि कैश वाला जो एसेट था, कैश कभी हम गिव कर रहे थे कभी हम टेक कर रहे थे, मीन कैश कभी इंक्रीज हो रहा था कभी डिक्रीज हो रहा था। सिमिलरली जैसे कैश बिहेव करता है ऐसे ही हर एसेट, ऐसे ही हर एक्सपेंस, ऐसे ही हर लायबिलिटी, ऐसे ही इक्विटी और ऐसे ही हर इनकम बिहेव करती है। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन के नतीजे में कोई एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम इक्विटी या इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उसके अंदर कोई तीसरा इफेक्ट नहीं है। मतलब किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, किस चीज की, उसमें या एसेट इन्वॉल्व होगा तो एसेट बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, लायबिलिटी इन्वॉल्व होगी तो या लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी, बढ़ रही होगी कम हो रही होगी, इनकम इंक्रीज हो रही होगी डिक्रीज हो रही होगी, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा हो डिक्रीज हो रहा होगा। हाँ ये जरूर है कि एक्सपेंसेस मोस्टली इंक्रीज होते हैं, कभी कभार ये डिक्रीज भी हो जाते हैं, ठीक है। इनकम मोस्टली इंक्रीज होती हैं, कभी कभार ये डिक्रीज भी हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन एक्सपेंसेस सॉरी एसेट और लायबिलिटी फ्रीक्वेंटली इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं बिजनेस के, ठीक है। तो हम जरा इन पांचों एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जल्दी से दोबारा डिफाइन कर लें कि एसेट वो चीजें या वो इफेक्ट होते हैं जिनके अंदर फ्यूचर बेनिफिट है। कल मैंने इफेक्ट की बात नहीं की, आज इंटेंशनली ऐड की है। इफेक्ट से मेरी क्या मुराद है, किसी ने मुझसे उधार लिया है
तो उसने मुझे प्रॉमिस दिया है। किस चीज का प्रॉमिस दिया है? उसने प्रॉमिस दिया कि वो मुझे पे करेगा, और मेरे लिए ये क्या है? ये प्रॉमिस टू रिसीव है। उसके लिए क्या है? प्रॉमिस टू पे है। तो मेरे लिए उस बंदे के नाम के अंदर फ्यूचर बेनिफिट छुपा हुआ है। लिहाजा मैं क्या करूंगा? मैं अल्टीमेटली उसके नाम को वो नाम जो है वो मेरे लिए क्या है? वो बेसिकली मेरा फ्यूचर का एसेट है, क्योंकि उसके नाम के अंदर मेरे लिए फ्यूचर में बेनिफिट छुपा हुआ है। और जब मैंने किसी के पैसे देने होते हैं तो उसका नाम मेरे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उसके नाम के अंदर मेरी एक ऑब्लिगेशन छुपी हुई है कि मैंने उसको पैसे देने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉमिस टू रिसीव होते हैं, वो बाकी एसेट्स की तरह वो भी हमारा एसेट होते हैं, और जो प्रॉमिस टू पे होते हैं वो बाकी लायबिलिटीज की तरह वो भी हमारी लायबिलिटी होते हैं। तो बहरहाल जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, एसेट और लायबिलिटीज, ये जो रिसीवेबल और पेएबल है, इसके और सिनेरियो हमारे सामने खुलते जाएंगे। लेकिन टू स्टार्ट विद, आज मैं आपको बेसिकली किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब हम उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखते हैं तो हम कहते हैं हमने एक एंट्री रिकॉर्ड कर दी है। क्या कहते हैं? हमने एक एंट्री रिकॉर्ड कर दी है। तो आज बेसिकली मैं आपको किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एंट्री में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है ना, वो बताने जा रहा हूं, जो कि हमारी पिछले लेक्चर की डिस्कशंस भी उसमें एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है? जितने भी गिव एंड टेक बिजनेस ट्रांजैक्शन में होते हैं, वो अब गिव एंड टेक की शक्ल में हम एनालाइज नहीं करेंगे। वो हम करेंगे कि वो या एसेट होते हैं, या लायबिलिटी होते हैं, या एक्सपेंस होते हैं, या इनकम होते हैं, या इक्विटी होते हैं, और वो बढ़ रहे होते हैं या कम हो रहे होते हैं, ऐसे। ठीक है? लाइक बिजनेस की सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या थी कि जी मिस्टर अली या मिस्टर ताहर स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 1 मिलियन। अब आपने सोचना ये है कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर गिव एंड टेक को एक जरा साइड पर रख दें। सोचना ये है कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन से दो इफेक्ट इन्वॉल्व है? कौन से? मैं उनके यूनिवर्सल नेम की बात नहीं कर रहा, मैं उनके इंडिविजुअल इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो जब बिजनेसमैन से पैसा लेके बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके अंदर दो इफेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। एक इफेक्ट इन्वॉल्व होता है कैश का, और दूसरा इफेक्ट होता है कैपिटल का। ठीक है जी? इसके पीछे लाशौरी तौर पर गिव एंड टेक का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो हम ये और 2-4 दिनों की बात है, मैं ऐसे कोई ट्रांजैक्शन बोला करूंगा, आप फौरन एंट्री बोल दिया करेंगे कि सर ये इसकी एंट्री। ठीक है? तो ज़ाहिर है ये एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें हमें चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलना है। तो बता ये रहा था कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट गिव एंड टेक का ही है, लेकिन उसके बगैर आज इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जब बिजनेस के पास पैसे आते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेसमैन से, तो इसमें दो इफेक्ट इन्वॉल्व हैं। ये जो मैं इफेक्ट कही जा रहा हूं, ठीक है, इनको हम हेड ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड ऑफ अकाउंट। लाइक मैं इस ट्रांजैक्शन के अंदर ऐसे कहूंगा कि इसके अंदर एक कैश का अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश का हेड ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व है, और एक कैपिटल का हेड ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व है। और फिर जरा और फ्लो में बोलेंगे तो हेड ऑफ को छोड़ देंगे, सिंपली अकाउंट कहने लग जाएंगे कि इसमें कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और इसमें कैपिटल अकाउंट।
इसमें क्या इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और इसमें कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व। अंडरस्टैंड? अगला स्टेप हमने सबसे पहले क्या किया? आइडेंटिफाई द हेड ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। पहले स्टेप में मैंने क्या किया? मैंने ट्रांजैक्शन पढ़ी और ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या किया? मैंने आइडेंटिफाई किए हेड ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। मैं लिख लूं, इधर साइड पे लिख लेते हैं, ये रहा। स्टेप 1, identify head of account involved। ठीक है, कौन से हेड ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व हैं हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया। पहला स्टेप हो गया। इस ट्रांजैक्शन के अंदर दो हेड ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक कैश का और दूसरा कैपिटल का। उसके बाद हमने क्या करना है? हमने इनको नेचर एलोकेट करनी है। स्टेप नंबर 2 क्या है? नेचर एलोकेट करनी है। नेचर एलोकेट करने का मतलब ये है कि ये वाले जो हेड ऑफ अकाउंट हैं, ये 5 कंपोनेंट में से किस कंपोनेंट के साथ इसका ताल्लुक है, ये किस कंपोनेंट ग्रुप से है। मैंने बताया कि नेचर वाइज हेड ऑफ अकाउंट 5 कंपोनेंट में डिवाइड किए जाते हैं: एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, कैपिटल या इक्विटी। और मैंने बताया था कि ये कैपिटल या इक्विटी भी एक तरह की लायबिलिटी ही है, लेकिन चूंकि ये ओनर की लायबिलिटी है तो लिहाजा इसे हम आम लायबिलिटी नहीं कहेंगे, हम इसे, इसका नाम हमने कैपिटल रख दिया, लेकिन है ये लायबिलिटी ही। अंडरस्टैंड? तो दूसरा स्टेप क्या है कि एलोकेट नेचर टू द हेड आइडेंटिफाइड। ये मैंने आइडेंटिफाई किए ना दो हेड, अब मैंने इनको नेचर एलोकेट करनी है। नेचर से क्या मुराद है कि भाई कैश क्या होता है? सर कैश एसेट होता है। भाई कैपिटल क्या होता है? सर आपने बताया ये लायबिलिटी ही होती है। कैश क्या है? एसेट है, और कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। अंडरस्टैंड? तो दूसरा स्टेप फिर क्या हुआ? दूसरा स्टेप हमने ये किया, हमने कहा जी दूसरे स्टेप में, स्टेप नंबर 2, एलोकेट नेचर टू हेड्स आइडेंटिफाइड। जो मैंने हेड्स आइडेंटिफाई किए हैं, मैंने उनकी नेचर एलोकेट करनी। तो नेचर एलोकेट कर दी। क्या किया? कैश की नेचर एसेट की है, वो बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, यार कैश होता तो एसेट ही है ना, जिसके हाथ में भी होगा एसेट होगा। मेरे हाथ से जाएगा तो मेरा कैश कम हो जाएगा, मेरे पास आएगा तो मेरा, लेकिन कैश, जब हम कहते हैं कैश तो वो एसेट होता है। यानी इस एंट्री के अंदर जो कैश का हेड है वो क्या है? एसेट है। और कैपिटल का हेड जो है वो क्या है? वो एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब होता है प्रॉमिस टू पे। तो ये जो कैपिटल आया है, ये हमने प्रॉमिस किया है बिजनेसमैन के साथ कि भाई तेरे ये पैसे वापस करेंगे। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ? हमने नेचर एलोकेट की। और तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरे स्टेप को हम कहेंगे डिटरमिन इंक्रीज और डिक्रीज इन द हेड आइडेंटिफाइड। हम इंक्रीज या डिक्रीज को आइडेंटिफाई करेंगे। मसलन, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि दुनिया के कोई भी बिजनेस हो, उसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उस ट्रांजैक्शन के नतीजे में ये पांचों एलिमेंट या कम हो रहे होते हैं या ज्यादा हो रहे होते हैं, तीसरा कोई इफेक्ट नहीं होता।
तो हमारी इस ट्रांजैक्शन के अंदर भी ये जो दो हेड हैं, कैश और कैपिटल, जो कि बिल तरतीब एसेट और लायबिलिटी हैं, ये या बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो तीसरा स्टेप क्या हुआ कि हमने ये डिटरमिन करना है कि इंक्रीज हो रही है इन हेड्स के अंदर या डिक्रीज हो रही है। जब पैसा बिजनेस में आएगा तो हमारा कैश वाला एसेट जो है ये क्या होगा, ये यहां पर मैं एरो लगाने लगा हूं, ये क्या होगा जी, ये हम कहते हैं जी इंक्रीज करेगा, और मैं इंक्रीज के लिए अपवर्ड एरो यूज करूंगा। मेरा कैश एसेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, मेरा कैश एसेट इंक्रीज हुआ। पहले बिजनेस के पास 0 रुपीज थे, जब ये पैसे आए तो बिजनेस का कैश 0 से कितना हो गया, 10 लाख हो गया। और ये जो दूसरा हेड है कैपिटल वाला, ये क्या हुआ, ये लायबिलिटी है। और जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे लिए ओनर से हमने बिजनेस ने, तो बिजनेस की लायबिलिटीज पहले 0 थी, बिजनेस ने किसी का कुछ नहीं देना था, लेकिन यूं ही ये पैसे मैंने लिए, बिजनेस की लायबिलिटी 0 से 10 लाख हो गई कि मैंने अब 10 लाख ओनर को वापस करना। लिहाजा इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैपिटल वाली लायबिलिटी जो है वो भी क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो तीसरा स्टेप हमने क्या कहा, तीसरे स्टेप के अंदर हमने कहा जी ये काम करना है, स्टेप नंबर 3, डिटरमिन इंक्रीज और डिक्रीज इन हेड्स आइडेंटिफाइड। जो हमने हेड्स आइडेंटिफाई किए हैं उनकी इंक्रीज या डिक्रीज को हमने डिटरमिन करना है। जैसे मैंने यहां पर किया, क्या किया हमने कहा जी ये जो हमारे पास कैपिटल वाली लायबिलिटी है, ये देखें ये क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है। कैश वाला एसेट भी इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल वाली लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। इसके अंदर कोई ऐसा सीन नहीं बनाना या अंडरस्टैंड कर लेना कि जी एक चीज बढ़ेगी एक चीज कम होगी, ऐसा नहीं है। गिव एंड टेक जरूर होगा, लेकिन जब हम बाय नेचर उसके इफेक्ट के अंदर बात करेंगे तो वो दोनों चीजें बढ़ भी सकती हैं, एक बढ़ सकती है, कम हो सकती है, दोनों कम भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन के ऊपर। लिहाजा मेरी इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश जो कि एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है, और मेरी इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैपिटल जो कि लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर होगा तो फिर मैं आगे चल पाऊंगा। अब चौथा और आखिरी स्टेप क्या है, मैंने इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे होगा, जब मैं डेबिट और क्रेडिट के रूल इसके ऊपर अप्लाई कर, और जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज के साथ जुड़े हुए, सो सिंपल। और मैं इन रूल्स के जरिए किसी हेड को डेबिट या क्रेडिट डिटरमिन करूं, या मैं गिव एंड टेक से डेबिट या क्रेडिट डिटरमिन करूं, बात एक ही। लेकिन जो लेटेस्ट मॉडर्न अकाउंटिंग है, जिसे हम लेटेस्ट अप्रोच कहते हैं, उसके अंदर हमने डेबिट क्रेडिट की डिटर्मिनेशन बाय नेचर एंड इंक्रीज डिक्रीज करनी होती है, बाय अप्लाइंग द डेबिट क्रेडिट रूल्स करनी। वो रूल्स क्या हैं डेबिट क्रेडिट के, जरा लिख लें अपने पास, और फिर उन रूल्स को हम अप्लाई करते हैं। इसके अंदर अब आखिरी स्टेप क्या रह गया, चौथा स्टेप, अप्लाई रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। मैं लिख देता हूं इधर स्टेप को, किधर गया,
ये आ गया स्टेप नंबर 4। क्या लिखना है? अप्लाई रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। अप्लाई रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। अब मुझे वो रूल आते होंगे तो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा, लिहाजा मैं यहाँ रूल लिखने लगा हूँ, जरा ऑब्जर्व कर लें, नोट कर लें जी रूल्स क्या हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं जी, यहाँ मैं लिखता हूँ रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। ये रूल की 4 लाइनें हैं। दुनिया जहान की अकाउंटिंग इन्हीं रूल से डेबिट क्रेडिट होती है, चाहे कोई छोटा दुकानदार के अकाउंट हो, चाहे दुनिया का जो सबसे बड़ा अदारा खलाई नासा है उसके अकाउंट हो, उनके अंदर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग इन्हीं रूल्स के जरिए डेबिट क्रेडिट करके होती है। ठीक है, वो रूल क्या है मैं जरा यहां लिखने लगा हूं। रूल 1 क्या है जी? इंक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंस is always debited. Increase in asset and expense is always debited. हमेशा डेबिट होंगे। यानी जब किसी ट्रांजैक्शन के अंदर कोई एक्सपेंस या कोई एसेट इन्वॉल्व होगा और वो इंक्रीज हो रहा होगा तो हम उस एसेट या उस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। यानी एसेट और एक्सपेंस का रूल सेम है, नेचर डिफरेंट है। एसेट फ्यूचर बेनिफिट होता है, एक्सपेंस कंज्यूम्ड बेनिफिट होता है। लेकिन जब ये इंक्रीज करेंगे, चाहे एसेट इंक्रीज करे चाहे एक्सपेंस इंक्रीज करे, तो इन्हें हमने डेबिट ही करना। अंडरस्टैंड? इन्हें हमने क्या करना है? डेबिट ही करना है। आप देख लें ऊपर मैंने जो ट्रांजैक्शन लिखी हुई है उसमें कैश वाला एसेट इंक्रीज कर रहा है, तो हम उसे क्या करेंगे? हम उसे डेबिट करेंगे। रूल अप्लाई हो गया ना? ये देखें, इंक्रीज इन एसेट, एक्सपेंस उस ट्रांजैक्शन में है ही नहीं। एक हेड एसेट का है और दूसरा हेड लायबिलिटी का है। एसेट के ऊपर एसेट वाला रूल अप्लाई होगा और लायबिलिटी के ऊपर लायबिलिटी वाला रूल अप्लाई होगा। लायबिलिटी के रूल अभी लिखते हैं। और एसेट में भी इंक्रीज इन एसेट का रूल अलहदा है, डिक्रीज इन एसेट का रूल अलहदा है। मैं इन लाइनों को 8 लाइनें भी बना सकता हूं। मैं ऐसे भी कह सकता हूं इंक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड। 2 लाइनें हो गई 1 लाइन की बजाय। तो सिर्फ आपको याद रखने के लिए मैंने ये एसेट और एक्सपेंस को इकट्ठा कर दिया कि जी मैं यूं कहूं कि इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड, तो इसकी बजाय अगर मैं ये कह दूं कि इंक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंस इज डेबिटेड, तो एक ही बात है ना भाई। ओके, एसेट का रूल ये मैंने आपके सामने लिख दिया, इंक्रीज का लिख दिया। उसके बाद हम आते हैं डिक्रीज के रूल के ऊपर। डिक्रीज का रूल क्या है जी? ये मैं डाउनवर्ड एरो डिक्रीज के लिए लगा रहा हूं। डिक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंस इज ऑलवेज क्रेडिटेड। कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में एसेट इन्वॉल्व होगा
और वो कम हो रहा होगा तो उसे हमेशा क्रेडिट करना है। या कोई एक्सपेंस इन्वॉल्व होगा और वो एक्सपेंस कम हो रहा होगा तो उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है, जो कि बहुत रेयर होता है। एसेट तो कम होते रहते हैं ना, लेकिन एक्सपेंसेस आमतौर पर होते हैं, कम नहीं होते। लेकिन अगर कभी कोई एक्सपेंस कम भी हो जाए, वो कैसे होगा, उसकी एग्जांपल्स हैं बहुत सारी। मैंने ये बिजली का स्विच रिपेयर कराया, मेरा एक्सपेंस है ये, क्योंकि इसका बेनिफिट कंज्यूम हो गया, रिपेयर करवा लिया, बस ये चलेगा, फिर कभी खराब होगा फिर दोबारा पैसे दूंगा, फिर रिपेयर करवाऊंगा। तो अगर मैं उस बंदे से इस कंडीशन के तहत रिपेयर कराऊं कि भाई ये रिपेयर कर दो, अगर ये 5 दिन 10 दिन में खराब हो गया तो मैंने तुमसे पैसे वापस ले लेंगे। तो जब मैं रिपेयर करवाऊंगा तो मेरा एक्सपेंस हुआ, उन पैसों का बेनिफिट कंज्यूम हो गया, मैंने रिपेयर करवा ली। और अगर ये 5 दिन में खराब हुआ और उसने मुझे पैसे वापस दिए, तो इसका मतलब है वो मेरा एक्सपेंस कम हो गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है। आमतौर पर एक्सपेंसेस इंक्रीज ही होते हैं। लेकिन चूंकि पूरी दुनिया की अकाउंटिंग इन रूल्स ने कर ली है, तो अगर कभी किसी ट्रांजैक्शन में एक्सपेंस कम हो रहा हो तो फिर क्या करेंगे, फिर वो कहता है जी डिक्रीज इन एक्सपेंस वाला रूल अप्लाई करके उसे क्रेडिट। क्लियर होगी जी बात। अब हम आते हैं तीसरी लाइन के ऊपर। ये दोनों रूल हो गए एसेट और एक्सपेंस के। एसेट और एक्सपेंस के रूल सेम हैं, और इसी तरह लायबिलिटी और इनकम के रूल सेम हैं। लायबिलिटी और सेल या रेवेन्यू के रूल सेम हैं। तो वो क्या है जी, वो इसके उलट हैं। वो क्या हैं, वो इसके उलट हैं। ये देखें, इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड इनकम is always credited। कि जब कभी लायबिलिटी और इनकम इंक्रीज होगी किसी ट्रांजैक्शन में, तो उसे हमेशा उस लायबिलिटी या उस इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड। अब ऊपर जो मैंने ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, उसके अंदर जब मैं उधार लेता हूं बिजनेसमैन से बिजनेस शुरू करने के लिए, जिसका नाम मैंने कैपिटल रखा, तो वो मेरा उधार इंक्रीज हो रहा है ना भाई। कैश आया, कैश इंक्रीज हुआ, साथ ही क्या हुआ, एक जिम्मेदारी भी बढ़ी ना। कैश वाला एसेट इंक्रीज हुआ और साथ प्रॉमिस टू पे भी तो इंक्रीज हो गया। पहले मेरे पास, मैंने किसी का कोई पैसा नहीं देना था, मेरा कोई पेएबल नहीं था, अब मेरा पेएबल बन गया कैपिटल की शक्ल में, लिहाजा इंक्रीज इन लायबिलिटी होगी। और इफ वी अप्लाई द रूल फॉर इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो जरा ये तवज्जो करें, ये देखें। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे जी हम, ये देखें, इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये मैंने रेड से इसको अंडरलाइन किया, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट। इंक्रीज इन लायबिलिटी जो है उसको हम हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देख लें आपके सामने अप्लाई हो रहा है। एक हेड डेबिट हो गया, एक हेड क्रेडिट हो गया। कल हमने गिव एंड टेक के जरिए भी तो यही काम किया था। क्या किया था, कैश टेक किया था, तो टेक को कहा था, टेक का मतलब डेबिट होता है, तो कैश को डेबिट किया था। आज भी देख लें डेबिट ही हो रहा है। और कैपिटल को क्रेडिट किया था, क्यों, कि कैपिटल एक वादा है और वादा हमने गिव किया है, और जो गिव होता है उसे क्रेडिट करते हैं, लिहाजा हमने कैपिटल को क्रेडिट कर। आज हमने वही डेबिट क्रेडिट के रूल अप्लाई करके डिटरमिन कर लिया। ये क्या है, दीज आर रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। आपके सामने हमने ये रूल अप्लाई करके डेबिट क्रेडिट कर। ठीक है, सिर्फ एक रूल रह गया, और वो क्या है, वो है हमारा इसकी इनकम और लायबिलिटी की डिक्रीज का रूल। डिक्रीज इन
liability and income is always debited. That's all. कि इंक्रीज इन लायबिलिटी अगर किसी ट्रांजैक्शन में होगी या इंक्रीज इन इनकम होगी तो उस इंक्रीज इन लायबिलिटी या इनकम को क्या करेंगे, सॉरी डिक्रीज इन लायबिलिटी या इनकम को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एसेट और एक्सपेंस की इंक्रीज का रूल लायबिलिटी और इनकम की इंक्रीज के रूल के उलट है। एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे, लायबिलिटी और इनकम इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट करेंगे। एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करेंगे और लायबिलिटी और इनकम डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। लो भाई, ये वो जादू टूना है, ये वो मंत्र है जो एक अकाउंटेंट को आता हो, उसके पास हर ट्रांजैक्शन आएगी, वो देखेगा इस ट्रांजैक्शन में भाई कौन से अकाउंट इन्वॉल्व, स्टेप नंबर 1। फिर देखेगा कि यार इनकी नेचर क्या है, स्टेप नंबर 2। नेचर मीन वो एसेट हैं, एक्सपेंस हैं, लायबिलिटी हैं, इनकम है। मैं इधर एक लिस्ट दोबारा लिख देता हूं, कल भी लिखी थी। नेचर क्या नेचर हो सकती है अकाउंट्स की, हमने कहा था अकाउंट्स की जो नेचर है वो क्या क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है कि वो हेड एसेट हो सकते हैं, वो लायबिलिटी हो सकते हैं, वो एक्सपेंस हो सकते हैं, वो इनकम हो सकते हैं, और लायबिलिटी या वो क्या हो सकते हैं, इक्विटी हो सकते हैं, जो कि इक्विटी भी एक किस्म की लायबिलिटी ही है। इसको और इसको हम एक ही रूल इनके ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि इक्विटी भी लायबिलिटी ही है लेकिन ओनर की लायबिलिटी, इसलिए इसका नाम जरा इक्विटी या कैपिटल रख दिया गया। इक्विटी कह दें या हम इसको कैपिटल कह दें, एक ही बात है। ठीक है जी, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और ट्रांजैक्शन लिखते हैं। ठीक है, अब हमारी सारी की सारी जो एक्सपर्टीज है वो इस चीज में होनी चाहिए कि यार एक ट्रांजैक्शन के ऊपर रूल अप्लाई करके हमने डेबिट क्रेडिट कैसे डिटरमिन करना। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न अकाउंटिंग गिव एंड टेक में नहीं चलती, मॉडर्न अकाउंटिंग एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से चलती है। डेबिट क्रेडिट इफेक्ट वही आएगा, लेकिन हमने उसे एलिमेंट वाइज डिस्कस करना है, ना कि इंक्रीज डिक्रीज। शुरू वाला वो क्रॉलिंग स्टेज थी जब मैंने आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने पीछे लगाया, फिर मैंने उंगली पकड़ी, अब मैंने आपको खड़ा कर लिया, मैंने आपका हाथ छोड़ दिया, देना है आज कि कल आप खुद ये सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एक और ट्रांजैक्शन लिखते हैं, ये देखें जरा। ओके, ट्रांजैक्शन क्या है, कल वाली ट्रांजैक्शन लिखने लगा हूं मैं, पहले यहां ट्रांजैक्शन लिख देता हूं। परचेज्ड शॉप फॉर ₹200,000। अच्छा, ये कैश डेबिट होना कितने से है, 10 लाख से, और कैपिटल वाली लायबिलिटी क्रेडिट कितने से होनी है, 10 लाख से। ठीक है जी, अमाउंट तो ज़ाहिर है हमें बताई गई हुई है। अब आ गया जी परचेज शॉप फॉर ₹200,000, कल वाली ही ट्रांजैक्शन। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द अकाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। हेड ऑफ अकाउंट की बजाय मैं आहिस्ता आहिस्ता अब अकाउंट कहना शुरू कर दूं। आइडेंटिफाई अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, स्टेप नंबर 1, ये देखें। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो अकाउंट इन्वॉल्व हैं हम उसको वेरीफाई, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। अच्छा, इसके लिए भी एक छोटा सा टोटका बता दूं। सबसे पहले ये सोच लिया करें कि यार ये कैश ट्रांजैक्शन है, इसमें कैश इन्वॉल्व है,
अगर कैश इन्वॉल्व है, एक हेड तो कैश हो गया ना, फिर तो काम आधा रह जाता है। तो जब मैं शॉप परचेज करूंगा और 2 लाख रुपया दूंगा तो इसका मतलब कैश इन्वॉल्व है, ठीक है। तो एक हेड कौन सा इन्वॉल्व हो गया? एक हेड इन्वॉल्व हो गया जी कैश, ठीक है, 2 लाख से। पहला स्टेप हो गया, ये देखें, आइडेंटिफाई हेड ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व इन ट्रांजैक्शन। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? शॉप। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? शॉप। अगर ये हेड कौन से इन्वॉल्व हैं ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो फौरन गिव एंड टेक सोच लिया करें, ये वही हेड होते, ठीक है। तो दूसरा हेड कौन सा इन्वॉल्व होगा? शॉप, 2 लाख की, ये ले। बोर्ड छोटा है ना, तो उसको जरा सेग्रीगेट करने के लिए मैं इसको कलर यूज कर लेता हूँ, होपफुली आपको भी अलग अलग नजर आ रहा होगा। तो पहला स्टेप क्या हुआ? आइडेंटिफाई हेड ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया जी। एक हेड क्या है? कैश, ये देखें, ये रहा कैश। दूसरा क्या है? शॉप। अब स्टेप नंबर 2 अप्लाई करें। एलोकेट नेचर टू हेड आइडेंटिफाइड। जो हेड आइडेंटिफाई किए उनको नेचर एलोकेट करें। और नेचर भाई कहां से एलोकेट करनी है? नेचर ये 4-5 नेचर, 4 नेचर हैं क्या जी? वो एसेट हो सकता है, वो लायबिलिटी या इक्विटी हो सकता है, वो एक्सपेंस हो सकता है, वो इनकम हो सकता है, ठीक है। तो नेचर एलोकेट कर दें इसको। कैश क्या है यार? एक दफा सीख लिया तो कैश ने हमेशा एसेट ही रहना है। हाँ, ये कमोबेश होगा, कभी आएगा कभी जाएगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, लेकिन एसेट ने एसेट ही रहना है ना। मेरा नहीं तो किसी का बन जाएगा। तो मेरा एसेट कम हो रहा है ना, कैश। कैश क्या है? एसेट है। और शॉप क्या है? शॉप भी एसेट है। शॉप भी क्या है? एसेट है। शॉप भी क्या है? एसेट है। इस ट्रांजैक्शन के अंदर दोनों हेड एसेट के इन्वॉल्व हो गए। मैंने बताया इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये दोनों एसेट हो सकते हैं, एक एसेट एक लायबिलिटी हो सकता है, एक एसेट एक एक्सपेंस हो सकता है, एक इनकम एक एसेट हो सकता है, एक लायबिलिटी एक इनकम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा ट्रांजैक्शन के ऊपर के उसके अंदर कौन से हेड इन्वॉल्व है। तो कैश एसेट है, शॉप एसेट है। अब 2 स्टेप हमारे पूरे हो गए, ठीक है, ये स्टेप भी पूरा हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है? डिटरमिन इंक्रीज और डिक्रीज इन हेड्स आइडेंटिफाइड। ये जो मैंने हेड आइडेंटिफाई किए हैं इनकी इंक्रीज डिक्रीज को डिटरमिन करें। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर कैश वाला एसेट क्या हो रहा है भाई? इंक्रीज हो रहा है। और इस पर्टिकुलर कैश वाला एसेट क्या हो रहा है जी? ओके, कैश वाला एसेट क्या हो रहा है जी? कैश वाला एसेट डिक्रीज हो रहा है। मैंने इंक्रीज लिख दिया था, ठीक है। कैश वाला एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज, डिक्रीज हो रहा है। कैश कम हो रहा है मेरा। जब मैं 2 लाख दूंगा तो भाई 8 लाख रह जाएगा ना, 2 लाख कम हो गया। और शॉप मेरे पास पहले नहीं थी। अब जब शॉप खरीदूंगा तो शॉप वाला एसेट इंक्रीज कर जाएगा। शॉप वाला एसेट क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ये देखें, शॉप एसेट इंक्रीज कर गया, ठीक है। नाउ अप्लाई द रूल्स। रूल अप्लाई कर दें डेबिट क्रेडिट के। क्या रूल है कि भाई एसेट, कैश एसेट इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? कैश एसेट इस ट्रांजैक्शन में डिक्रीज हो रहा है। तो ये देखें एसेट, ये देखें डिक्रीज इन एसेट, ये देखें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, डिक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। लिहाजा इस हेड को, इस अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? इसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी, क्रेडिट। और शॉप वाला एसेट क्या हो रहा है?
शॉप वाला एसेट इंक्रीज हो रहा है। पहले मेरे पास शॉप नहीं थी, अब शॉप आ गई, तो यार इसके ऊपर इंक्रीज वाला रूल लगा दो। इंक्रीज वाला रूल यही है जो पहले अभी पढ़ा है, इंक्रीज एन एसेट होगा तो उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। देख लें, एक हेड डेबिट हो गया, एक हेड क्रेडिट हो गया, हमेशा ऐसा ही होगा कि एक हेड डेबिट हो जाएगा, एक हेड क्रेडिट। अभी फिलहाल ये समझ लें, आगे जाके बताऊंगा कि एक से ज्यादा हेड भी डेबिट या क्रेडिट हो सकते हैं, लेकिन अभी क्या हुआ, एक हेड डेबिट हो गया, एक हेड क्रेडिट हो गया। कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों हेड डेबिट हों, कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों हेड क्रेडिट हों। क्यों? कि ये गिव एंड टेक को रिफ्लेक्ट करता है। अब आप गिव एंड टेक अप्लाई करके देखें, हमने ये करना है, किया नहीं करना, हमने तो ये सारा झंझट भी नहीं किया करना भाई। मैंने आपको ऐसे करके ट्रांजैक्शन बोला करनी है, आपने ठा मेरे माथे पे मारा करनी के सर ये इसकी ट्रांजैक्शन होगी, ये डेबिट करेंगे, ये क्रेडिट करेंगे इंशाल्लाह ताला अगले 1-2 दिनों में। शॉप हमने टेक की थी, तो टेक्स का मतलब लेना होता है, डेबिट का मतलब लेना होता है, तो उसे डेबिट कर दें। और कैश दिया था, देने का मतलब, क्रेडिट का मतलब देना होता है, तो कैश को क्रेडिट कर दें। ठीक है, तो देख लें वही डेबिट क्रेडिट हमने इस तरह एलिमेंट वाइज डिटरमिन कर गर्ज के। अब ये स्टेप अप्लाई हो गए। पहला स्टेप क्या हुआ, ये देखिएगा जरा। पहला स्टेप जब हम अप्लाई करते हैं, ये क्या था, ये फर्स्ट स्टेप था, आइडेंटिफाई अकाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। नंबर 2, allocate nature to them. Number 3, determine increase decrease. Number 4, apply the rules. भाई ये जो मैंने प्रोसेस लिखा हुआ है 1, 2, 3 और 4 स्टेप्स का, इसको हम कहते हैं प्रोसेस टू कन्वर्ट ट्रांजैक्शन इनटू एंट्री। समझ आनी चाहिए, तवज्जो करेंगे तो मजा भी आएगा पढ़ने में। इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस टू कन्वर्ट ट्रांजैक्शन इनटू एंट्री। अब सिर्फ एक काम रह गया, वो क्या कि सर इसको लिखना कैसे है। क्या ऐसे ही ये चीटे मीटे ये तीर चलाने हैं जैसे आपने किया हुआ जी, ये कभी इधर को डाउनवर्ड अपवर्ड, ये ऐसे ऐसे लिखना है? नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे लिखना नहीं। कैसे लिखना है, इसके ऊपर अगली क्लास में बात करूंगा। सबसे पहले ये कहाँ लिखना है, जर्नल के अंदर लिखना है। अब हम वहां पहुंच गए हैं कि यार मैंने जब बात समझ ली कि डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है, तो इसको जर्नल में लिखना कैसे है, बस रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो गई। किसी बिजनेस का जर्नल बना हुआ हो और वो महफूज हो, उसकी बाकी अकाउंटिंग 1000 साल बाद भी हो सकती। ये ताजमहल है ना, पता नहीं कितने 100 साल पुराना है, लोग एस्टिमेट लगाते हैं इस पे इतना खर्चा हुआ होगा, तारीख की किताबों में लिखा हुआ होगा। लेकिन अगर कहीं से मुझे ताजमहल का जर्नल मिल जाए तो मैं इसकी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, हर चीज बना के दे सकता। क्यों कि अगर रिकॉर्ड महफूज है, वो मूवी मैन के पास अगर निकाह के, मेहंदी के, वलीमे के, मेहमानों के आने के, दुल्हन के आने के, दूल्हे के जाने के क्लिप्स महफूज हैं, तो उसके बाद वो मूवी कभी भी बना सकता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन का डेबिट क्रेडिट की शक्ल में किसी जगह लिखना, ये उन क्लिप्स की रिकॉर्डिंग की तरह है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली मूवी कभी भी बन सकती है, बशर्ते कि वो महफूज हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार सही अकाउंटिंग तो जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना है, उसके बाद तो आगे यार मेंटेनेंस है कि इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इसको उधर लिख दो, इसको उधर लिख दो, इसको उठा के यहाँ लिख दो, इसको उठा के यहाँ लिख दो। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो है वो क्या है, वो यहाँ तक की है। मैंने आपको ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का हुनर, गुर सिखा दिया। अब इसकी प्रैक्टिस है, कॉम्प्लेक्स किस्म की ट्रांजैक्शन है, और उन ट्रांजैक्शन को हमने किस तरह से रिकॉर्ड करना है ये हमने देखना। कैमरा लगता बंद हो,
अब इसको लिखना कैसे है, इसके ऊपर आज बात नहीं करूंगा, इसके ऊपर करूंगा बात इंशाल्लाह ताला कल वाली क्लास के अंदर। होपफुली आपको ये आज की सारी मेरी डिस्कशन समझ आई होगी, कोई इसके अंदर ऐसी चीज नहीं होगी जो कि मैं क्लियर ना कर पाया हूँ। अब हमने देखो, जब बच्चा चलना सीख लेता है तो फिर ये तो नहीं करते कि पहले वो क्रॉलिंग करे फिर वो चले, फिर वो डायरेक्ट चलता है। वो गिव एंड टेक, वो सारा कुछ क्रॉलिंग थी, उंगली पकड़ी थी आपकी, अब आपको चलना सिखा दिया, अब आपने चलना है, यानी डायरेक्ट एंट्रीज करनी है इन एलिमेंट्स, गिव एंड टेक, हेड ऑफ अकाउंट। ये जो 4 स्टेप हैं ये अप्लाई कर। अंडरस्टैंड? आपका कल का होमवर्क क्या है जी? आपने कोई सी 4 या 5 बिजनेस ट्रांजैक्शन सोचनी है, सोच के उनका यही वाला एनालिसिस करना है, और अगर उनको करते हुए आपको किसी ट्रांजैक्शन में लगे कि यार इस ट्रांजैक्शन पे रूल अप्लाई नहीं हो रहे, तो वो कल क्लास से पहले मेरे से डिस्कस करें। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। ठीक है? दूसरा काम आपने ये करना है, किताब आपके पास होगी, किताब के अंदर हमने इससे पहले हमने पढ़ा है जी, वो जो बिजनेस का स्ट्रक्चर बाय नेचर उसकी टाइप्स थी, लीगल टाइप्स थी, वो सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी। उसके बाद ये द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने पढ़ लिया, अकाउंटिंग सिस्टम जो है ये क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, वोचर एंड फॉर्म क्या है, ये वाला जो ये जो 2.1 है ना, इसको भी आप छोड़ दें। ठीक है? ये सारा छोड़ दें, 2.4 को भी अभी छोड़ दें। अभी आप आ जाएं, ये जो एक इलस्ट्रेशन है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिपोर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी किसने है, सोल ट्रेडर में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टनरशिप में किसकी है, कंपनी में, लिमिटेड कंपनी में किसकी है, ये आपने पढ़ के आना है। अगले पेज पे जाएं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय कंपनीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है? और उसके बाद रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, इसके ऊपर जो है वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। उसके बाद द नीड ऑफ द यूज़र है, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है? आगे हम आ जाते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। ठीक है जी? ये इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला मैंने आपको समझा दिया बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन की भी कुछ टाइप्स हैं। वो टाइप्स क्या हैं उनके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम लोग कल बात करेंगे, और प्रोबेबली हम चैप्टर को कल नहीं तो परसों इसे इंशाल्लाह हम क्लोज कर देंगे। ये जो मैं आपको काम साथ साथ बता रहा हूँ कि डेबिट क्रेडिट करना सिखा रहा हूँ, ये बेसिकली एक ओवरऑल 5 चैप्टर की क्यूमुलेटिव अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरे यहाँ बताने से जैसे जैसे हम आगे आते जाएंगे आपके लिए ज़्यादा आसानी होती जाएगी। नहीं जी, आज के लिए इतना ही। आपने 4 ट्रांजैक्शन घर से कोई खुद से करनी है, ये रूल नोट करने हैं, ये प्रोसेस नोट करना है। ठीक है? और उन 4 ट्रांजैक्शन का ये गिव एंड टेक और डेबिट क्रेडिट एनालिसिस करके लाना है, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस करना है। कुछ थोड़ा सा पढ़ने के लिए दिया, ये पढ़ के आइएगा। कोई क्वेश्चन है तो जी आप लोग पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको आंसर कर दूँ। जी कुर्तुलैन कौन है भैया? जी कुर्तुलैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपने ट्रांजैक्शंस मतलब दी हैं, तो आपसे पूछना था कि मतलब ज्यादा हम कॉम्प्लेक्स तो ना करें, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इजी ट्रांजैक्शन लेनी। ठीक है? जैसे मैंने कल कही थी, बेशक वही कल वाली ले लीजिएगा जो मैंने कल 4 ट्रांजैक्शन लिखी थी। ठीक है? मकसद क्या है? मकसद कल मैं और इसकी प्रैक्टिस करूंगा जिसमें इनकम भी इन्वॉल्व होगी, जिसमें एक्सपेंस भी इन्वॉल्व होगा। आज मैंने जानबूझ के सिर्फ ऐसी ट्रांजैक्शन पकड़ी हैं जिसमें एसेट और लायबिलिटी इन्वॉल्व है। कल ऐसी ट्रांजैक्शन पकड़ूंगा जिसमें इनकम भी इन्वॉल्व होगी और जिसमें जो है वो एक्सपेंस भी इन्वॉल्व होगा। कल एक तो वो ट्रांजैक्शन सीखेंगे, दूसरा इनको लिखना कैसे है कल वो सीखेंगे। तो आप कोई भी इजी सी ट्रांजैक्शन 3-4 ले लीजिएगा। ठीक है जी? नेक्स्ट जी। जी समीउल्लाह सर सप्लाई का हम किससे लेंगे? जी। जो हमें सप्लाई करे, मतलब क्योंकि जिससे हमें मटेरियल लेना सप्लायर से, हाँ तो वो हम उसे परचेजेस कैसे कहेंगे, करेंगे?
वो हमारी परचेजेस होती हैं, ठीक है। परचेजेस हमारा एक्सपेंस होती है। फिलहाल ये समझ लें, ठीक है। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट जी। एनीवन एल्स? किसी का कोई क्वेश्चन? जी शावेज। जी शावेज। वालेकुम सलाम। सर आपने कहा है कि जो एक्सपेंस परचेज होते हैं वो एक्सपेंस जरूरी तो नहीं, वो फ्यूचर में भी तो यूज कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, आपने गौर नहीं किया। मैं कहा फिलहाल एक्सपेंस समझ लो उसे, ठीक है। अगर वो हमारे स्टॉक में पड़ी हैं तो वो हमारा एसेट हैं, और अगर वो बिक गई हैं, वो चीजें परचेज की हुई, तो वो एक्सपेंस है। ठीक है, ठीक है जी। जी इरफा या अरफा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी अरफा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे एक चीज़ पूछनी थी, मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। आपने इंक्रीज और डिक्रीज किस तरीके से की है? देखो ये कैश और शॉप में आपने कहा ना, हाँ बिल्कुल आपने कहा। कैश को कहा कि ये डिक्रीज हाँ, और शॉप को इंक्रीज, ये आपने किस तरीके से किया? इस तरीके से किया, मेरी तिजोरी में 10 लाख रुपया पड़ा हुआ था जी। इस ट्रांजैक्शन से पहले। मैंने हाँ जी। 10 लाख रुपया जिससे दुकान खरीदी उसको दे दिया, ठीक। तो मेरा कैश डिक्रीज नहीं हुआ। हाँ जी। और शॉप मेरे पास पहले नहीं थी, जी। अब मेरे पास शॉप आ गई, तो मेरी शॉप इंक्रीज नहीं हुई। जी बिल्कुल तो ऐसे किया। सही। थैंक यू सो मच सर। जादू हो गया ना जी। हाँ जी। नेक्स्ट जी, अली असगर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने कल बताया था कि जो ओनर से हम उधार लेते हैं वो कैपिटल, उसको लायबिलिटी नहीं कहना, इक्विटी कहना है, लेकिन Equity आपने कहना यहाँ है। भाई मैं बार बार कह रहा हूं कि उसकी नेचर लायबिलिटी जैसी होती है, तो लिहाजा जी सर। रूल अप्लाई करने के लिए लायबिलिटी जैसा रूल अप्लाई करें। ओके सर, थैंक्स। हाँ, अल्लाह की कसम कल भी यही कहा था। नहीं सर, आपने यही कहा था, जी। लेकिन आपने वहाँ लायबिलिटी लिखा है, वहाँ पे इक्विटी नहीं लिखना। वो भाई उसे कैपिटल कह दें, लायबिलिटी कह दें, एक ही बात है, इक्विटी कह दें, ठीक है। जी सर, थैंक्स। जी हसन गुल। सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर ये इनकम क्या कंफ्यूजन हो रही है कि इनकम एक इनकम की कंपनी की इनकम या यार, फिर पर्सन की? एक तो बात यह है कि जब मैं क्लास पढ़ाने के लिए आता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, तो यस आप सर। उसी वक्त सारे वालेकुम अस्सलाम कह दिया करें। तो फिर जब हम ठीक है। इंडिविजुअल वो हैंड रेज करते हैं, तो फिर आपको बार बार सलाम कहने और मुझे बार बार जवाब देने की जरूरत नहीं है। वैसे तो अच्छी बात है जितना सलामती भेजी जाए आजकल एक दूसरे के ऊपर, लेकिन इसका क्लास का टाइम जरा लिमिटेड होता है ना, तो ये प्लीज थोड़ा ठीक है सा। सर। अच्छा, अब आप कह रहे हैं इनकम। बेटा इनकम की मैंने अभी कोई ट्रांजैक्शन डिस्कस नहीं की, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है। कल इंशाल्लाह ताला इनकम और एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन डिस्कस करूंगा, तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कल तक का मुझे टाइम दे दें आप। आज फिलहाल जो मैंने बताया इसके ऊपर लर्निंग करें और काम करें, ठीक है ठीक है। जी। और कोई जी? एनीवन एल्स जी? ओके जी, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह मियाँ आपको अपनी हिफाजत में रखे। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग इससे आगे चलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।